नमस्कार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद उज्जवल सिंह के YouTube चैनल पर। आपको कल मैंने आपको बताया था सिटीजनशिप के बारे में। अगर आपको उसके बारे में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। हम ने पहले पार्ट में किया था अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के बीच में ये किए थे हमने। और अभी कल किया मैंने आपको आर्टिकल 5 के बारे में बताया था। तो आज हम उसकी को पार्ट 2 में 6 से लेकर के 11 के बीच में देखेंगे अनुच्छेद। ठीक है जी। आज ना, और ये सारा सिटीजन के, आज के बाद आपको सिटीजन का चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपने कई बार पढ़ा होगा से कि सिटीजन के और कॉन्स्टिट्यूशन को, हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक नई परिभाषा के परिवेश में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल देख रहे हैं। हम अपना घर का, अपने घर के सदस्यों के लेकर के उनको लगा करके एक मान रहे हैं कि हमारी जो अपना घर है वो एक देश है, राज्य है। ठीक है, उसी को एक देश राज्य मान करके हम उसको पढ़ रहे हैं। और भी आप समाज में देख रहे होगे तो लाइव एग्जाम्पल आपके मिल जाएंगे। तो जैसे कि हम ये मान के चलते हैं, कहाँ तक आ गए थे हम, ये तो मैंने आपको बता दिया था कल आर्टिकल उसके बारे में, 5 के बारे में कि नागरिकता कैसे कैसे ले सकते हैं। एक बार 1 मिनट में रिवीजन है। ये जो है 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था उसके बारे में है ये कानून। कि जैसे हम जन्म के आधार पर, पेरेंट्स के आधार पर, और भाई पंजीकरण करा करके 5 साल का तक जा रहा करके, और फिर पंजीकरण कराएंगे तो हमें नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1947 में क्या हुआ था, उसके बाद में क्या क्या कानून लागू किए गए, और ये किसके अनुसार लगे गए, ये मैंने आपको कल बताया था। और अभी जो नए कानून बनाए गए, कौन सा, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, तो कैसे कैसे नागरिकता ले सकते हैं, जन्म के आधार पर या वंश के आधार पर, फिर पंजीकरण द्वारा जो 7 साल तक होगा, फिर प्राकृतिक रूप से, और उसके बाद मैंने बस शादी विवाह करके फिर देश क्षेत्र की समाविष्टि करके, ये मैंने आपको बताया गया था। सही, यहाँ तक मेरा हो गया था। अच्छा जी। उसके बाद एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता बताई मैंने। और नागरिकता छोड़ी गया जैसे कैसी जा सकती है, उसको कैसी उसकी समाप्त की जा सकती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कल। चलो एक छोटा सा एक रिकॉल कर देते हैं। मैं आपका, ये मैं एक छोटा सा बॉक्स बना लेता हूँ। ये क्या है, हमारी मुख्य भूमि। किसकी मुख्य भूमि है, हमारे घर की मुख्य भूमि है। ये तो है जी हमारी मुख्य भूमि। इसमें क्या है, 14, ये मुख्य भूमि है वो 14 भागों में बटी हुई है। ठीक है। और 14 भागों में बटी होने के कारण यहाँ पे कुछ क्षेत्र और है। मान के चलो, ये पहले तो है उजड़ी उजड़ी खेती है, मतलब कि यहाँ पे कोई खेती वगैरह होती नहीं है। आप ये मान के चलो यहाँ पे कोई खेती नहीं है, और ये साइड में भी इसके छोटे छोटे खेत है, जो जहाँ पर पे कोई भी खेती नहीं करता। अच्छा जी, पहले क्या किया गया कि संविधान वालों के दिमाग में आया कि पहले संविधान बनाने से पहले इन सभी को एक किया जाए, ताकि इसकी जो ये मुख्य भूमि है इसके क्षेत्रफल यहाँ से बढ़ करके यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बढ़ा करके इसको एक राज्य बना दिया गया, मतलब एक स्टेट बना दिया गया, एक इसको नेशन बना दिया गया, नेशनल बना। तो नेशनल बनाया गया तो एक ए नाम का नेशनल बनाया गया, तो इसका नामकरण किया गया, क्या किया गया, इसका नामकरण किया भारत। उत्तर भारत के जो लोग हैं वो हिंदी को प्रमोट करना चाहते थे, इसलिए भारत नाम रखा है। और जो साउथ इंडियन थे, वो इंग्लिश को प्रमोट करना चाहते थे, उन्होंने इंडिया रख दिया, इंडियन। ठीक है जी। उसके बाद ये किसके अनुसार है, अनुच्छेद 1 के अनुसार। इसके बाद क्या किया गया, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये जो राज्य बनाए गए हैं, फिर इसको सभी को मिला करके 14 राज्य बना दिए गए इनको। किसी को 10-10 राज्य, छोटे छोटे भागों को मिला करके एक राज्य बना दिया गया। तो उनको टोटल मिला करके 14 राज्य बना दिए। तो सीमाओं में परिवर्तन, मतलब बॉर्डर में परिवर्तन, तो ये अनुच्छेद 2। और उसके बाद अनुच्छेद क्या हुआ भाई, ये तो हो गया मान लो इंटरनल के उस पे। अगर एक्सटर्नल में हो जाए कि यहाँ पे मान लो एक
एक अलग कंट्री है, यहाँ पे एक अलग कंट्री है, यहाँ पे एक अलग कंट्री है, जो आपको पता होगा अपने नेबर में कौन कौन से घर है। कंट्री के नाम आगे कि यहाँ पे हम नए नए पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी से कभी झगड़ा हो जाए कि इस जो राज्य की भूमि है, कभी इस राज्य की भूमि में जा रही हो, या इस देश की भूमि हमारे देश में हो रही हो, तो उसका समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कि एक्सटर्नल में जो करना चाहिए के लिए हमें एक अनुच्छेद 3 बना दिया। फिर उसके बाद ये जो इतना बड़ा सारा साम्राज्य बनाया हमने, जिसमें 14 छोटे छोटे घर हैं हमारे, तो उस घर को चलाने के लिए भी तो उसमें 14 जो 14 घर चलाने के लिए है, उन 14 घरों में कानून भी तो बनाएगी, जिसको बोलते हैं विधानमंडल। ठीक है, तो उसके लिए क्या गया, अनुच्छेद 4, मतलब कि कैसे उनको कानून बनाया जाएगा, उनके सदस्यों का निर्वाचन करना, उनके कैसे कैसे उनका कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से इनको बनाया गया, तो अनुच्छेद 4 आ गया। अच्छा जी ना, फिर उसके बाद हमने राज्य बना दिया। इन राज्यों के जो नागरिक यहाँ पे रहेंगे, तो नागरिकों की भी तो एक पहचान होनी चाहिए ना, कि वो नागरिक इस इंडिया के हैं, तो इंडिया के मतलब एक वोटर आई डी कार्ड, पासपोर्ट उनको दिया जाना चाहिए। तो उसके उनकी पहचान या सिटीजन की या इंडिया के नागरिक, तो अनुच्छेद 5 के अनुसार हो गया। ये यहाँ तक मैंने आपको कल तक बता दिया था, अब आगे की बारी है। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 में क्या कहता है कि 19 जुलाई 1948, ठीक है, 19 जुलाई 1948 से के बाद में अगर कोई आया, कहाँ से आया, पाकिस्तान से मिग्रेंट होकर के आया, तो जो ईस्ट और वेस्ट दो भागों में बटा हुआ था ना, तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान से जो मिग्रेंट अगर इंडिया में आ गया, तो उसको एक पंजीकरण कराना पड़ेगा, और उसके माइग्रेशन के हिसाब से उसको एक नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये तो ये कहते हैं। इसमें क्या आप मान के चल सकते हो कि हमारा पड़ोसी है, एक दो भाई हैं यहाँ पे, ए है और बी है, और इनमें क्या रहे, अभी इनके जो फादर साहब जी हैं, यहाँ पे रह रहे हैं ए के पास। अगर ये फादर साहब इनके हैं, मान लो अमित नाम है इसका, और इसका बबली नाम है, या बबलू नाम है, कोई भी आपका इच्छा अनुसार कैस कर सकते हो। इनके फादर जी यहाँ पे रह रहे, तो हम ये कहेंगे अमित के पिताजी। अगर यहाँ पे इनके पिताजी आएंगे बबलू के पास, यहाँ पे इनके फादर जी आएंगे, तो क्या कहेंगे, बबलू के पिताजी। तो इनमें कोई बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो इसको अब की नागरिकता किसकी मिल गई, अपने बबलू बेटा की। ठीक है, ऐसे ही यही है कि हमारा एक तरफ तो पाकिस्तान और एक तरफ था इंडिया। अगर पाकिस्तान से कोई आ गया, माइग्रेशन कर गया व्यक्ति, तो इंडिया के उसके सिटीजन भी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, यह अनुच्छेद 6 के तहत है ये वाला। फिर क्या गया, अनुच्छेद 7 में भारत संविधान का पहला खंड ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित, तब अगर मान लो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब ये क्या कहना चाह रही है, तो ओवरऑल कि अगर पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ, कब, 19 जुलाई 1948 के बाद में, तो उसके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो जो पाकिस्तान में अधिकार हैं थे, उसके सारे खत्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो इंडिया इंडिया से पाकिस्तान के बीच या किसी दूसरे फॉरेन में चल गया, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, अगर उसने वहाँ की नागरिकता ले ली गई है। फादर साहब ए के पास थे, तो ए की नागरिकता थी, बी के पास चले गए तो बी की पहचान खत्म हो गई, उसको बी, ए की पहचान खत्म हो गई, बी की पहचान उसकी स्टार्ट हो गई। ऐसे ही सिंपल सा ही हमारा संविधान है। संविधान में आपको कुछ नहीं है, सिर्फ फिलोसफी है। अगर फिलोसफी आप समझ गए, तो आपको पूरा संविधान याद हो जाएगा। कोई याद करने की रॉकेट साइंस की इसमें यूज नहीं करते हैं। बस अगर आप अपने दिमाग को खुला रखोगे, तो आप आराम से पढ़ पाओगे। देखो, घर में अगर ये आपने सोचा, कभी नहीं सोचा, क्योंकि दिमाग ही नहीं खुल रहा। हमारी जो शिक्षा पद्धति है, वो हमें सोचने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ा रही, इसलिए हम नहीं सोच पा रहे, रट्टाफिकेशन कर रहे हैं हम। उसके बाद क्या गया, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्यों लाया गया, भाई इंटरनल मामला तो हमारा हो गया, चलो। उसके बाद हमारा एक्सटर्नल में भी तो होता है। मान के चलो भी, क्या हुआ था कि आपको बताता हूँ मैं।
1947 में हम आज़ाद हुए थे। 1947 के आज़ाद होने से पहले जो हमारे ब्रिटिश थे, ब्रिटिश हमारा शासन कर रखे थे, उन्होंने क्या कहते गुलाम पद्धति थी, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो गुलामों को कहीं के अमेरिका लेकर जाया गया, उनको अफ्रीका लेकर के जाया गया, उनको यूरोप लेके जाया गया, उनको चीन चाइना में लेके जाया गया, उनको कहाँ लेके जाया गया, मध्य एशिया में मध्य एशिया में लेके जाया गया। तो उनको वहां लेके गया तो वो वहीं पे बस गए, ये सभी। उन्होंने अपने वहां पे घर बना लिए, घर बना करके फैमिली हो गई तो वहां पे बस गए। तो उनके भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए, तो वो भी तो इंडियन ओरिजिन ही है। मतलब जो उनका पासपोर्ट है वो भी तो इंडियन ही है। तो उनको कुछ अधिकार देने के लिए क्या ले आया गया, आर्टिकल आर्टिकल 8 8 लेकर के आया गया कि 8 के अनुसार उनको सहायता दी जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनआरआई। मतलब हमारे देश से कोई यहाँ पे चला गया मंगोलिया, कोई रसिया चला गया, कोई अफ्रीका चला गया, ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, यहाँ अमेरिका, कनाडा, और ये कौन सा है, दक्षिण अमेरिका। तो इसमें यहाँ पे चले गए, ये यूरोप में चले गए, तो उनको कुछ अधिकार दिया गया। इनको क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंशियल रेजिडेंट इंडियन, इनको ये बोलते हैं। ठीक है जी। ये अनुच्छेद के कौन सा है, नहीं, 8 के अनुसार ये पहली नागरिकता क्यों ये हुई, ये वाली। इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी गई उनको और कब शुरू किया गया, इसमें क्या होना चाहिए कि व्यक्ति को 182 दिन, 182 दिन क्या होना चाहिए, विदेश में रहना चाहिए उसका वह। और वो क्या क्या करने जा सकता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के, एक एजुकेशन के द्वारा, या हेल्थ, क्योंकि आप कुछ भी डॉक्टरी वगैरह के लिए सर्विस सेक्टर में, जिसमें सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं हेल्थ के छोड़ के। तो क्योंकि सर्विस सेक्टर में हेल्थ भी आ जाती है, डॉक्टर वगैरह की पढ़ाई। तो 182 दिन के लिए विदेशों में रह रहा है तो उसको नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा जाता है। इसमें की जो शुरुआत की गई थी 3 फरवरी 2011 को इसकी शुरुआत हुई, 3 फरवरी 2011 को इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, इसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो चलो ये तो वाले जो मैंने आपको बता दी, जो अपनी मर्जी से जा रहे हैं। दूसरा क्या होता है, जो हमारी सेना होती है, इंडियन आर्मी है, इंडियन इंडियन जो आर्मी है, वो यूएनओ की में जो है शांति सेना, जिसमें शांति सेना में भर्ती होता है ना हमारे यूएनओ में, तो उसमें अगर कोई जाता है तो डिफेंस में, तो उसको भी एनआरआई बोला जाता है। ये आपको नोट करने वाली चीज इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि अगर कोई भारतीय सैनिक यूएनओ के द्वारा किसी दूसरे देश में जाता है तो उसको एनआरआई की उपलब्धि या कार्ड धारक घोषित किया जाता है या नहीं। तो उनको एनआरआई का कार्ड दिया जाता है और एनआरआई क्यों माना जाता है उनको, क्योंकि वो जब जाते हैं तो उसी यूएनओ का डॉलर में पेमेंट लेते हैं, इंडियन रुपीज में नहीं लेते। इसका ये होता है। उनको भी एक एनआरआई बोल देते हैं, विदेशी में, विदेशों में उनको नहीं। जैसे सीरिया में, लिबनान में, इनमें भारतीय सेना ने सहयोग शांति सेना के तौर में गए हैं, श्रीलंका में गए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको भी एक एनआरआई रेजिडेंट का दर्जा दिया गया है। ये तो होगी पहली तरफ की उस टाइम के। उसके बाद क्या गया दूसरे नंबर पे, PIO। इसका क्या मतलब है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति जो भारतीय मूल निवासी है, उस इसकी है। मतलब कि इसका क्या कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है 1947 से पहले उसकी 4 पीढ़ियां, मतलब कि अपने दादाजी और दादाजी, दादी, ई और नाना नानी, फूफा फूफा, नाना नानी, इनमें से कोई भी भारत का नागरिक हो। ठीक है जी। भारत का नागरिक होने के बाद 4 पीढ़ियों से भारत जा चुके हैं ये,
और इनके जो दादा-दादी हैं वो भारत के नागरिक हों उनके, तो उनको क्या बोलते हैं, इंडियन ओरिजिन बोलते हैं। और ये कहाँ से लेके आया गया, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लेकर के आया गया था। ठीक है जी। उसमें कि मतलब कि इसका कहने का मतलब है जो 1935 में जो भारत का जो क्षेत्रफल था उसमें जो रह रहे थे वह इंडियन निवासी, उनको लेकर के आया गया। इसमें क्या क्या शामिल नहीं है, जो भी हमारे पड़ोसी देश के हैं। पड़ोसी देश में क्या हो गया, सबसे पहले नंबर पर आता है श्रीलंका, नीचे से आओगे। उसके बाद आता है पाकिस्तान, उसके बाद आ जाता है अफगानिस्तान, उसके बाद आ जाता है चाइना, उसके बाद आता है नेपाल, उसके बाद आता है भूटान, इन और फिर आ जाता है बांग्लादेश। इनके नागरिकों को ये वाले पीआईओ की सुविधा नहीं मिलती थी। इनको क्या करना पड़ता था, हाँ, कि विदेशी जो हमारा मंत्रालय होता है, ठीक है, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण, पंजीकरण में जाकर के वहां पे अपना नाम लिखवाना होता है। कोई भी अगर व्यक्ति आता है एजुकेशन पर्पज की वीजा के लिए या जॉब के लिए, तो वहां पे जाकर के एक नामांकन कराना होता है। वहां पे इसको छूट दी गई, कितने दिनों तक छूट दी गई, 180 दिनों तक। उसके बाद दूसरी क्या छूट दी गई इसको, 15 वर्षों तक फ्री वीजा सर्विस, मतलब कभी भी आ सकते हैं 15 वर्षों तक। मान के चलो अभी आपने देखा होगा जो अ, ब्रिटेन में है ऋषि सुनाक जी, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, अगर वो आज इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, अभी फिलहाल ये समाप्त हो चुका है, इसको OCI में इसका विलय कर दिया गया है। तो अगर वो मान के चलो आज उसको अप्लाई करते हैं वीजा के लिए, उसका वीजा लग जाता है, तो 2038 तक उसको कभी भी आ जा सकते हैं किसी भी कारणवश। उसको बार बार में पंजीकरण की जाने की छूट नहीं हो, छूट मिल गई है 180 दिनों तक। अच्छा जी, एक तो ये वाली होगी, फिर उसके बाद क्या है, तीसरी OCI, वो जो मैंने आपको बताया ना PIO, वो समाप्त कर दी गई है 2015 में मोदी सरकार के द्वारा। उसको जो विलय है इसमें कर दिया गया OCI। इसका मतलब होता है OCI इज इक्वल टू ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2005 में की गई थी। भारत के जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, जो वहां पर जो जॉब करने जाते हैं, जो 6 6 महीने 7 7 महीने नहीं जाते, क्योंकि जॉब के जो शिपमेंट होती है लंबा होता है, 6 6 महीने 7 7 महीने 8 8 महीने, तो उनको एक नागरिकता दी गई, बनाया गया नागरिकता अधिनियम 1955 के खंड 7A के तहत इनको एक क्या गए विशेष प्रकार की सुविधा दी गई और ये कार्ड बनाया गया है। इसमें कार्ड की जो क्या फैसिलिटी क्या हो सकती है, मतलब इसको क्या क्या इसमें डिस्काउंट हो जाता है। इसमें क्या होना चाहिए, पहले तो संविधान लागू होने के बाद, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद क्या होना चाहिए, जो इंडियन नागरिकता प्राप्त करने के लिए मान्य होना चाहिए, मतलब उसकी उपलब्धि होनी चाहिए। और वो इंडियन नागरिकता मैंने आपको बताया था, जन्म के वंश के आधार पर या 7 साल तक उसका यहाँ पे रहना चाहिए, तो या वशिष्ठी के क्षेत्र मान लीजिए या प्राकृतिक रूप से। तो 1950 से के बाद में, पर इसमें भाई जो क्या है, अपने पड़ोसी देश हैं कौन कौन सा, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसके नागरिक नहीं हो सकते इसमें। इसको में क्या होता है, दूसरी क्या दोहरी नागरिकता मिल जाती है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या है, कि जो एक व्यक्ति है वो मान के चलो यहाँ पे अपने समुंदर के साइड में इधर आ जाते हैं, अपने ऑस्ट्रेलिया की साइड, ऑस्ट्रेलिया की साइड जो द्वीपों में रह रहा है,
यहाँ पे आया हुआ है, उसने ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले ली और उसके बाद वो ओसीआई कार्ड का धारक भी हो गया, तो उसकी ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता समाप्त नहीं होगी और नहीं ओसीआई की कार्ड की समाप्ति होगी। और इसका और दूसरा क्या फायदा होता है, बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय आजीवन बीमा। ठीक है, मतलब कि इसको कई कामों के लिए बिना पंजीकरण किए हुए अब इसको वो मिल जाएगा, क्या वीजा मिल जाएगा कि हमारे देश में इतने दिनों तक अभी भी ये तक रह सकता है। ये तो हो गए ओसीआई की। अच्छा जी, अगर आपको फिर क्या होगा, ओसीआई का ये एक पासपोर्ट बनता है ऐसे, आपको याद रखना। अब इसमें कंपैरिजन कर लेते हैं, आपको एक सिंपल से तरीका बताता हूँ पढ़ने का, पढ़ने के बाद सभी चीज़ों का कंपैरिजन कर लेना चाहिए। एनआरआई यहाँ लिख दो, पीआई वो यहाँ लिख दिया गया आपने, और ओसीआई यहाँ लिख दिया गया है, और ठीक है। अब इसमें लिख दो कि एनआरआई है, उसमें 182 दे दो, काम काम सही है। तो इसमें क्या है, और उसको क्या है, भारतीय पासपोर्ट होता है, इसमें क्या होता है, इंडियन पासपोर्ट। और इंडियन पासपोर्ट होने के कारण इनको मतलब वोट का एक अधिकार दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। मत मतदाता पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2011 में इनको वोट का अधिकार दिया गया डिजिटल रूप से। ये कब लागू किया गया, 3 फरवरी 2011 को, 3 फरवरी 2011 को लागू किया गया। अच्छा जी, पीआईओ के बारे में क्या है, जो मतलब कि जिनके जन्मजात 4 पीढ़ियों से ज़्यादा का टाइम है, वो इंडियन ओरिजिन का को कहा जाता है। और उनके जो अधिकार हैं, उनको एक सीमित अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि वोट का अधिकार दिया नहीं गया, आप वो घूम सकते हो, बस 180 दिन तक आपको कोई रोकने का टोकने का नहीं है कि आप कहीं भी जाओ कहीं भी घूमो। क्या आपने रजिस्ट्रेशन ऑफिस में अपना नामकरण करवा रखा है या नहीं करवा रखा। उसके बाद आती है ओसीआई, और ये वाली समाप्त हो गई, ये आपको याद रखना है, ये समाप्त हो गई है, और ये इसमें मिला दी गई है ओसीआई, और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, संविधान के लागू होने के बाद में की नागरिकता बनाने की योग्यता रखता है। मान लो वो संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950, उसके बाद अगर कोई आता है व्यक्ति पाकिस्तान से कि हमें अपना बच्चा बना लो तुम, तो इंडिया ने वो कर रखी है, और अभी तक वो वाली चली हुई है। ये जो सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी, 2005 में ओसीआई। और इसमें क्या क्या है, एक तो दोहरी नागरिकता, ये याद रखने में सबसे अलग है, और बहुउद्देशीय आजीवन वीजा, आजीवन वीजा की पावर मिल जाएगी इसमें। तो अभी तक मैंने आपको 5 से लेकर 11 तक में अलग अलग वो बता दिए गए संविधान, और ये सारा क्या है, हमारे रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। नागरिकता की अभी मैं बता देता हूँ 1 मिनट में, नागरिकता क्या है, जरूरत पड़ी हमने ये सीमा निर्धारित कर दी, बॉर्डर बन गया, उसके बाद हम नागरिकता, नागरिकता एक तो हमारी खुद की इंटरनल होगी, दूसरी ऑफ होगी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होगी, एक तो जो जॉब करने जाते हैं एम्प्लॉय 182 दिन से ज़्यादा, और दूसरे हो गए हमारे भाई बिजनेसमैन भी तो जाते हैं, या कुछ भी जाते हैं जो पीआईओ के तहत उनको भेजा गया, फिर उसके बाद पीआईओ को हटा करके ओ सी आई आ गया, ताकि उसमें आराम से संतुलित बना जा सके, और दूसरे देशों के जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, ये बांग्लादेश के नागरिक नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, इसमें किसी में भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, हमारे पड़ोसी देशों के। कैसा लगा आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका, आप
हमें अपने कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।